हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोगों का यूपी टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका एग्ज़ाम 23 तारीख को होना है और आप सभी लोगों का अब पेपर बेहद पास आ चुका है। सिर्फ 4 दिन शेष रह चुके हैं और आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, जो लगता है कि 100% इनका आना ही आना है, वही प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं। इसलिए पेपर से पहले इनको ज़रूर देख लें, कहीं ऐसा ना हो आप नज़रअंदाज कर दें और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएँ, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आप देख लीजिएगा आपने कितना सीखा है और बाई चांस कुछ रह गया हो तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, भारत का पहला, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई और ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने की संभावनाएं लगभग 100% हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ और कब घटित हुई थी? आपको एक और इन्वायरमेंट की क्लास में बताया गया था। MIC यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइट और चेरनोबिल त्रासदी भी आपको बताई गई थी, तो उसे वो कब और कहाँ घटित हुई ये पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट ये भोपाल में हुई थी और चेरनोबिल त्रासदी ये यूक्रेन में हुई थी। तो आपको सभी ऑप्शन में भोपाल और यूक्रेन दिख रहा होगा। अब आपको वर्ष पता करना है कि कब, किस तारीख को और किस सन में घटित हुई थी ये घटनाएं। MIC को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और ये 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और जिसमें कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 5 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई और जो बच गए वो अपंगता का और कई तरह की बीमारियों का हो गए। इतनी भयानक दुर्घटना हुई थी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड की। अब आते हैं चेरनोबिल त्रासदी पर। तो चेरनोबिल त्रासदी ये यूक्रेन में हुई थी 1986 में और तारीख थी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल त्रासदी हुई थी। यह एक परमाणु दुर्घटना थी, यानी कि नाभिकीय दुर्घटना, अब तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना थी चेरनोबिल त्रासदी। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल से संबंधित है और चेरनोबिल त्रासदी ये यूक्रेन से संबंधित है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई? पहली परमाणु दुर्घटना पूछी गई है। 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या फिर 6 अगस्त 1945। तो इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी वो जापान के हिरोशिमा शहर पर हुई थी, अमेरिका के द्वारा, जापान के हिरोशिमा में। और कब हुई थी ये भी आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था, फिर एक बार बता देते हैं। तो ये 6 अगस्त 1945 को हुई थी। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली परमाणु दुर्घटना जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को हुई थी और ठीक इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को दूसरी हुई थी, जो कि जापान के नागासाकी में हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु दुर्घटनाएं हुई थी। जो पहली परमाणु दुर्घटना थी वो 6 अगस्त 1945 और दूसरी 9 अगस्त 1945। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? आजमगढ़, बस्ती, बलिया या फिर बाराबंकी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर पूछा गया है तो ये बलिया है। यूपी का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बाकी के शहर भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, तो वो बलिया है। सबसे पश्चिमी शहर पूछा जाए तो शामली है
और सबसे उत्तरी शहर सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों पे आपके सभी शहर बता दिए गए हैं। तो अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो आप सही करके आइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फ्रांस। पूछा गया है किसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आधी रात में भी आपको सूरज दिखाई देगा। यहाँ पर सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए ढलता है। 40 मिनट के लिए सिर्फ सूरज ढलता है और यहाँ आपको अगर रात में भी देखोगे तो सूरज दिखाई देगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्वे को ही लैंड ऑफ सन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये मधुबनी चित्रकला है, बेहद फेमस है ये। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तंजौर, हैदराबाद, अयोध्या या फिर मिथिला। तो ये मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये बिहार की ये फेमस चित्रकला है। तो ये मिथिला आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हल्दी, चूना, फूलों के रंग और नील इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। तो ये मिथिला, और अगर मिथिला की जगह बिहार भी आपके ऑप्शन में हो तो वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 13 अप्रैल 1938, 1 अगस्त 1989, 8 अगस्त 1942 या 20 नवंबर 1931। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाना था। तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र रांची, श्रीनगर, देहरादून या फिर शिमला। तो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर मदुरई। तो भारत का मैनचेस्टर ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो वो कानपुर हो जाता है। और अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो वो कोयम्बटूर हो जाता है। और यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है तो वो अहमदाबाद हो जाएगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 26 सितंबर 1994, 12 अगस्त 1984, 8 अप्रैल 2000 या फिर 28 नवंबर 1942। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना पूछी गई है कि कब हुई है? तो ये 26 सितंबर 1994 को हुई है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई। और क्यों हुई? तो ये बाल श्रम नीतियों की निगरानी के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कुल 5 हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? तो फैज़ाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो ये कुल 5 विश्वविद्यालय हैं। फैज़ाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी और प्रयागराज, ये 5 जगहों पर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुडुख कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? कुडुख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो कुडुख पूछा गया। कुडुख एक भाषा है और इसको उरांग भी कहा जाता है, उराम भाषा भी कहा जाता है। और ये कहाँ की स्थानीय भाषा है? तो वो
झारखंड की है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड की स्थानीय भाषा कुडुख है, इसको उराम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम पूछा गया है, कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय में, ध्रुवीय प्रदेशों में, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय में? तो सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता लगभग ना के बराबर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं बाघों को, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल ये आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बेहद सुंदर पक्षी है, और ये कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश? मोनाल हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के अलावा ये उत्तराखंड का भी राजकीय पक्षी है। मोनाल आपको दिख रहा होगा, बेहद खूबसूरत है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये इसका पूरा नाम दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में IUCN का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो ये जीव संरक्षण के लिए है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? घड़ियाल प्रोजेक्ट घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1979 में घड़ियाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और ये किस नदी पर हुआ है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर घड़ियालों के प्रोटेक्शन के लिए स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी पूछा गया है, केंचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, या फिर बाज? तो प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध कहलाता है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मृत पशुओं के शव को खाकर पर्यावरण और प्रकृति की सफाई और सुरक्षा करते हैं। ये जो मृत जीव जंतु मर जाते हैं उनके शवों को खा लेते हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रकृति साफ सुथरी रहती है, इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। और ये चंद मिनटों में चाहे जितना बड़ा जानवर है उसको पार कर देते हैं। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टेलर ने, डार्विन ने, ओरम ने, या फिर अर्नेस्ट हैकल ने? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल ने, इन्होंने 1886 में किया था, 1866 में, सॉरी। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1866 में किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? प्रथम भारतीय डॉल्फिन वेधशाला मुंबई, उड़ीसा, दिल्ली, या फिर बिहार? तो प्रथम भारतीय डॉल्फिन वेधशाला ये बिहार में है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ चुके हैं इसको। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो डॉल्फिन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पुराना अनाज किसको माना जाता है? सबसे पुराना अनाज गेहूं, जौ, चना, बाजरा? तो सबसे पुराना अनाज जो है वो जौ है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने देखा होगा घर में पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पर जौ का विशेष महत्व होता है, कई जगह पर जौ चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे संस्कृत में इसको यव कहा जाता है, जौ को संस्कृत में यव कहा जाता है, और ये सबसे पुराना अनाज माना गया है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984, 1985, 1986 या फिर 1987? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 19 नवंबर 1986 को पारित हुआ है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को पारित हुआ है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1978, 1980, 1982 या फिर 1985? वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में पारित किया गया है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस तो ये 21 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 22 मई, 5 जून या फिर 11 जुलाई? जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वो 22 मई को मनाया जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम पूछा गया है कहाँ का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो ओणम है ये केरल का प्रमुख त्योहार है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केरल जो है यहाँ का राष्ट्रीय पर्व ओणम कहा जाता है। केरल का राष्ट्रीय पर्व तो वो ओणम ही है। ये आपको सामने चित्र में दिख रहा होगा ओणम किस तरह से मनाया जाता है। केरल का प्रमुख त्योहार है और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिन तक मनाया जाता है ओणम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि? तो जो ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है वो थाइमस ग्रंथि कहलाती है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि लुप्त होती जाती है। थाइमस ग्रंथि युवावस्था के लिए है और जब वृद्धावस्था आने लगती है तब ये लुप्त होने लगती है। तो वृद्धावस्था में जो ग्रंथि लुप्त हो जाती है उसको थाइमस ग्रंथि कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? नील नदी, दामोदर नदी, सतलज नदी या फिर चंबल नदी? तो बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दामोदर नदी को झारखंड में देव नद के नाम से जानते हैं। देव नद के नाम से झारखंड में जाना जाता है और इसको बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि अत्यधिक बाढ़ आती है इसमें। इसी तरह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अत्यधिक बाढ़ के कारण वहाँ पर जान माल का नुकसान हो जाता है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। आगे बढ़ते हैं। बादाम किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? बादाम आपको दिख रहा होगा इस तरह से पेड़ों पर बादाम लगते हैं, कितना सुंदर नज़ारा होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बादाम किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर हिमाचल? बादाम जम्मू कश्मीर का राजकीय वृक्ष है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरह वृक्षों पर बादाम लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम के बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र या फिर ललितपुर? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। और अगर यहीं पर पूछ दिया जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ होता है, तो वो कजाकिस्तान में होता है। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है और उत्तर प्रदेश के यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है?
यानी कि इसमें कोई 3 झीलें जम्मू कश्मीर में हैं और जो नहीं है वो आपको बतानी है। डल झील, वूलर झील, गडसर झील और लोनार झील। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो डल झील ये जम्मू कश्मीर में है, वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, गडसर झील भी जम्मू कश्मीर में है और लोनार झील ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। लोनार झील जम्मू कश्मीर में ना होकर महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और डल झील ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। वूलर झील ये मीठे पानी की है। और आपको बता दें खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो चिल्का झील है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो डल झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील में जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ इग्नोर कर दें और बाद में वही एग्जाम में आ जाए जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो ऐसा मौका ना आए। आप लोग हर चीज़ देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम को बस 4 दिन रह गए हैं। अब आपका 23 तारीख को एग्ज़ाम होना है और अब डेट पास आ रही है, इसलिए हर चीज़ को कवर करना है, अच्छे से पेपर देना है जिससे कि आप सभी लोग यूपी टेट में सफलता हासिल करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।